अगला जो इसका पार्ट है वो है जी, इसके रीजंस हम पढ़ रहे थे कि जी अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीजंस क्या हैं। वो रीजन में हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के मतलब के जो गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त लोग बैठे हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो टेक्नोक्रेट्स नहीं हैं। टेक्नोक्रेट ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी शोबे के एक्सपर्ट होते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज रखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में किसी बंदे ने सारी लाइफ गुजार दी है तो अब वो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। किसी ने मेडिसिन के अंदर या कह लें कि हेल्थ के अंदर सारी लाइफ गुजारी है या जॉब की है, ही और शी इज़, वो कह लें कि हेल्थ एक्सपर्ट या एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा। अब अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर को लगा देंगे कि वो डॉक्टरों के मसाइल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करें तो वो डेफिनेटली बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब अगर किसी ऐसे बंदे को लगा दें जिसका हेल्थ की नो हो ही नहीं है और वो क्या ख्याल है कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकेगा, कभी भी नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा दें जिसका एग्रीकल्चर से दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है, ठीक है, और वो क्या एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को समझ सकेगा, कभी भी नहीं समझ सकेगा। और पाकिस्तान में यही हो रहा है कि एग्री जो हमारे मिनिस्टर्स काफ़ी सारे ऐसे हैं उनको जो है उससे उसका बैकग्राउंड का पता ही नहीं होता और वो इस तरह की पॉलिसीज बना रहे होते हैं कि एक पॉलिसी अपनाई जाती है, वो अगर फेल होती है तो उसको कहते हैं नहीं जी इसको छोड़ें, कोई दूसरी अपनाते हैं। और वो प्रेशर ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि कल के परसों वो बुजदार साहब ने पता नहीं 6 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया है वो लाहौर के लिए यकदम। अब वो लाहौर में क्या था, जैसे एक जलसा था और जलसे के लिए यकदम से इतना वो बजट एलोकेट कर दिया गया, कोई नो हो नहीं, कोई प्रायर स्टडी नहीं, कोई प्रायर सर्वे नहीं, जस्ट इन पॉलिटिकल प्रेशर्स कर दी। अब उसके अलावा क्या सारी दुनिया जो भी आता है क्या उसको लाहौर ही नज़र आता है? लाहौर ही पूरे पाकिस्तान में, ये पूरे पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं। लाहौर के अलावा भी बड़ा सारा पंजाब है जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ अच्छी सहूलियात होनी चाहिए। तो वो जब ऐसी चीज़ नहीं होगी तो स्पेशली जो है ऐसे एरिया जहाँ पे फोकस नहीं किया जाएगा, एक ही इलाके को फोकस किया जाएगा या बदल बदल के पॉलिसीज जो हैं वो विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी प्रायर सर्वे, विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन अगर वैसे ही पॉलिसी बनाई जाएंगी तो वो फेल होंगी और फेल होंगी और उस पर अल्टीमेटली आपका एक्सपेंडिचर पैसे ज़ाया होंगे। और वो पैसे किसके हैं? अवाम के हैं, जो अवाम पे लगने चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगने चाहिए। अवाम की जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस और बढ़ा दिए जाते हैं और अल्टीमेटली इस तरीके से पैसा वेस्ट हो जाए और उसका जो कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलता। तो ये इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। एजुकेशन, इसके ऊपर उस दिन बात हो चुकी थी। आवर पॉपुलेशन क्या है कि इस वक्त हम पाकिस्तान में छठे नंबर पे आ खड़े हुए हैं, यानी कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी कि पाँच जो छठे नंबर पे आ खड़े हुए हैं आबादी के लिहाज से, इतने बड़े मुल्क हम बनते जा रहे हैं। और जो हैं इस वक्त जो हैं वो हमारा कंट्री तो वही है पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान बना था तब भी पाकिस्तान उतना ही था और आज भी उतनी ही है, मगर पॉपुलेशन आज से 3 से 4 गुना डबल हो चुकी है। और डबल होने से क्या है कि पॉपुलेशन में जब गुर्बत है तो डेफिनेटली फिर कोई अवाम के पास, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल भी नहीं है और फैमिली जो है वो उनका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं। देखिए ना, जिस बंदे की अगर पहले 25 या 30 एकड़ या 100 एकड़ ज़मीन थी, अब वो 100 एकड़ कम हो गए, उसके बच्चे अगर 8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं या 5 हैं, 5 से तो कम ऑलमोस्ट किसी फैमिली में आजकल नहीं होते। तो वो जो हैं 5 बच्चों में डिवाइड होके वो 20 एकड़, 20 एकड़ से जब आगे हर बंदे में डिवाइड होगी तो वो 5-5 एकड़ ही आएगी, हर अगर उसके आगे 5 है। तो इस तरीके से ये देखें कई सारी नस्लें चली मगर उन नस्लों से आबादी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली रिसोर्सेज नहीं है, तो जब रिसोर्सेज नहीं है और प्लस जो है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के हालात हैं या मुल्क की जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस के लिए जो है वो पैसे जो है वक्फ नहीं कर सकते जो हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई इंसेंटिव लें। तो और इसके नतीजे में भी क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के नतीजे में लोग जो हैं वो अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं
कि वही रिसोर्स है जहाँ जिनके लिए जायज़ तरीके से कल जॉब मिल जाती थी, आज वो नाजायज़ तरीके वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और फिर जो है मेरिट की कोई फ़िक्र नहीं है आवाम को जो है, और यही लोग जो एक्चुअली इस वक़्त काबिल इख्तियार हैं या साहिब इख्तियार हैं, जिनके पास आज गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट में बैठे हैं या आगे जो हायर पोजीशंस पे बैठे हैं, वो जो हैं वो डेफिनेटली जो है मेरिट्स नहीं है। जब मेरिट नहीं है तो डेफिनेटली लोग पढ़ लिख के भी अच्छी जॉब्स करके भी पीएचडी करके भी अच्छी अच्छी डिग्रियां करके भी फारग बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो स्किल कहीं यूज़ नहीं होगी। जब यूज़ नहीं होगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की तरफ लगेगी। तो नेगेटिविटी जो है वो आगे फिर कई सारे सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसी से रिलेटेड एसोसिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बता दिया, ये एक बड़ा इशू है कि इस वक्त जो है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का जो कह लें कि बड़ा सारा रेट जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 नहीं है, 15 से बहुत कम नीचे चला गया है। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो ये जो है आज देखें जो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर में हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर लोग एक्सपर्ट हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन है उनके पास, और वो जो हैं आज फारग बैठे हैं, वेले बैठे हैं। और जब इतने सारे पढ़ने के बावजूद एक जो यंग जनरेशन होता है, माइंड होता है, जिसे पॉजिटिविटी में लगना चाहिए, उसे मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो जो है वो आज जो है ये देखें सर, आईटी एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तो जब आप इनको प्रॉपर तरीके से जॉब में नहीं लिया जाता, पाकिस्तान के किसी पाकिस्तान को सर्व करने के लिए नहीं लगाया, तो ये लोग जो हैं डिसअपॉइंटेड होते हैं। डिसअपॉइंटेड होकर फिर ये नेगेटिव एक्टिविटी में लग जाते हैं। ये आया दिन आप जो सुनते हैं, कभी कसूर की खबरें, कभी किस मुल्क की, कभी किसकी, और ये सारे ज़्यादातर देखें आईटी एक्सपर्ट इनके पीछे शामिल हैं कि वो जो हैं गलत वीडियोस बनाते हैं और वो ऑनलाइन अपलोडिंग करते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से, और वो आम बंदा नहीं कर सकता, जो है वो कोई एक्सपर्ट कर सकता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है, कंप्यूटर इंजीनियर जो है, अब वो कुछ चीज़ जानता है, अगर वो जो है उसे पॉजिटिव वे में ले लाएंगे, उसे स्किल डेवलपमेंट टेक्निक्स देंगे, तो वो डेफिनेटली अगर फारग भी बैठे तो वो घर कुछ कमा लेगा। मगर अगर जो है ना कोई स्किल डेवलपमेंट है और ना उसका कोई इस्तेमाल है, ना उसको कोई जॉब मिल रही है, तो जब ये सारी कंडीशन मिल जाएंगी, जब वो हर तरफ से मायूस हो जाएगा, और फिर डेफिनेटली कोई भी एक लड़की तो है, चले उसका ये मुस्तकबिल समझा जाता है, कई सारे केसेस में वो भी आजकल नहीं है कि उसको समझा जाता है कि शायद इसकी शादी हो जाएगी, ये चले जाएगी अगले घर। मगर एक लड़का जो होता है वो डेफिनेटली उसको एक घर का जिम्मेदार समझा जाता है कि जब वो बड़ा होगा फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, कमाएगा, को अच्छे रोजगार लगेगा, और उसको कल जो है वो अपने एक फैमिली की टेक केयर बनेगा। तो अब जब वो नहीं कर सकेगा तो डेफिनेटली वो मायूस होगा, और मायूस होगा इलीगल वे, गैर तरीके, रिस्की तरीके, जिससे उसकी जान को भी खतरा है, उसकी गली मोहल्ले के लोगों को भी खतरा है, और इवन के पूरी सोसाइटी को और पूरे कंट्री को खतरा है कि वो जो इन नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो ये एक्चुअली और अल्टीमेटली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो शामिल हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली जो है वो फ्रस्ट्रेशन का, रिवेंजफुल कह लें कि इंतकामी आग भड़कना शुरू हो जाती है उसके अंदर। मैं देखें एमफिल किया, मैंने पीएचडी की, मैंने हर जायज़ तरीका अपनाया, मगर इसके बावजूद मुझे जो है वो जॉब नहीं मिल रही। तो वो डेफिनेटली ऐसे लोग डिसहार्ट भी होते हैं, और फिर अल्टीमेटली ऐसे लोगों को अगर कोई गलत कंपनी मिल जाए तो फिर वो डेफिनेटली गलत रास्तों पे भी ले जाते हैं। तो वो गलत रास्ते तो वो जाते ही जाते हैं, प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उससे हमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो रही है। अगर यही स्किल डेवलपमेंट हो तो डेफिनेटली, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, तो ये जो बेरोजगार हैं वो बैठे ही क्या है कि वो ऑनलाइन आजकल बड़े सारे काम हैं, तो वो ऑनलाइन काम कर सकें और घर बैठे बड़े सारे पैसे कमा सकें। आजकल अगर कोई थोड़ी सी डेवलप स्किल डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जिनमें इन्हीं लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स दी जाएं, जो रियल जो है बेसिस के ऊपर, तो वो डेफिनेटली जो है अनएम्प्लॉयमेंट्स जो
पहले तो हों, फिर उनको डेफिनेटली इसी तरह देखें ना, जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर अनएम्प्लॉयड जो लोग होता है या बंदा होता है पहले तो होता ही नहीं है, ठीक है। और जो एक मिनिमम जो नंबर के अंदर कोई अनएम्प्लॉयड बंदा है तो उसको बकायदा अलाउंस देते हैं, उसको वजीफा देते हैं। वो वजीफा या अलाउंस क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि अगर ये एक बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है, फारग बैठा है, तो डेफिनेटली ये जल्द अज जल्द किसी काम में लग जाएगा। जब किसी काम में लग जाएगा तो डेफिनेटली दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और अगर जो नहीं लग सकता तब तक जो है उसको अलाउंस दिया जाता है, इसलिए कि जब उसके लिए खाने के लिए होगा फिर वो कोई गलत काम नहीं करेगा, और जब उसके लिए खाने के लिए भी नहीं होगा तो फिर वो छीनने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी अमीर बंदे से छीने या किसी गवर्नमेंट अदारे से छीने या आम बंदे से छीने, व्हाट्सएवर जो जहाँ से भी छीने वो छीनने की कोशिश करेगा, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए उसका अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, ये डेवलप कंट्री के अंदर है। तो इसलिए जो है इसके अलावा जुडिशरी सिस्टम भी गुर्बत को भी और कह लें कि जो कह लें कि अन अन इनजस्टिस को जो है प्रमोट कर रही है। कि आजकल देखें, पहले तो जो गरीब बंदा है उसका दिनों में केस भी निपटा दिया जाता है और उसको सजा भी हो जाती है, और जहाँ पे कहीं अमीर बंदा शामिल हो, ठीक है, तो उसको सालों केस लटकाया जाता है और अल्टीमेटली लटका लटका के अल्टीमेटली फिर उसका निकलता कुछ नहीं है। जैसे आप देख लें जितने केस को इस वक्त गवर्नमेंट लेवल के या इस वक्त जो लोग ऑफिशियल्स हैं या पैसे वाला बंदा है, क्या किसी का कभी किसी कोर्ट के किसी फैसले का कुछ रिजल्ट निकला है? कुछ भी नहीं निकलता। निकल भी जाए तो अगलों को कुछ भी नहीं होता, वो जो हैं वैसे ही पार्क फिर रहे हैं। आज जो डिग्रियां बनाते थे, डिग्रियां पूरी दुनिया के अंदर बांटते थे, वो भी फ्री फिर रहे हैं। जिन्होंने सरकारी गवर्नमेंट सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए वो भी फ्री फिर रहे हैं। जिन्होंने मुल्की खजाने को लूटा वो भी इंजॉय कर रहे हैं, फिर रहे हैं। किसी को एक देला जो कहे ना, इमरान खान इस गवर्नमेंट के आने का भी यही मकसद था कि जी एक जिसके लिए लोगों ने, यंग जनरेशन ने स्पेशली वोट दिया कि जो है करप्शन ख़त्म होगी, तब्दीली आएगी, जो नवाज शरीफ ने जो या और जितने सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों अरबों रुपए जो हैं वो बाहर लेके गए वो आएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सिर्फ यही नहीं है, ये शुरू से ही, ठीक है। इससे पहले आप देख लें तो पहले भी जितना कोई किसी कंट्री का जब ये सिस्टम होगा तो फिर डेफिनेटली बेइंसाफ़ी होगी। तो जब बेइंसाफ़ी किसी सोसाइटी के अंदर होती है तो वो सोसाइटी ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर ये होता है कि मेरिट का कत्ल होता है, फिर आप जैसे चाहें आप मैनिपुलेट कर लें, आपके पता है आपके मेरे पास पैसे हैं, और इसलिए फिर क्या होता है कि जो सिस्टम होता है उसको गरीब के खिलाफ यूज़ किया जाता है और अमीर के मफाद के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब ये काम होता है तो फिर उसमें जो गरीब होता है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है। क्यों? उसमें कोई पकड़ नहीं है। पकड़ हो तो फिर जो अमीर को भी पता होता है कि ले भी ये मैं कोई गलत काम करूंगा, किसी का हक मारूंगा, किसी गवर्नमेंट की कोई जमीन हथियार लूंगा या किसी गरीब बंदे की जमीन पे गैर कानूनी कब्जा कर लूंगा, किसी गरीब बंदे के प्लाट पे कब्जा कर लूंगा, तो मुझे सजा होगी। गवर्नमेंट मेरी उसकी भी सुनेगी, सेम जिस तरह मेरी सुन रही है उसकी भी सुनेगी। पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो है पैसे से फर्क पड़ता है, और अल्टीमेटली जो गरीब बंदा है उसे पता है कि जो थोड़ा सा भी होगा तो उसको एक्चुअली नुकसान होगा, और जो अमीर बंदा है उसे पता है जितना मर्जी मैं खजाना लूट लूँ, जितनी मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग कर लूँ, जितने मर्जी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके अपना लूँ जिससे कंट्री को नुकसान हो सकता है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पैसे भरूंगा, तो मैं रिहा हो जाऊंगा, ठीक है। तो जब डेफिनेटली ये सिचुएशन होगी तो फिर डेफिनेटली जो है मुआशरे में इंसाफी बेइंसाफी, इसलिए आप देखें ना अक्सर बाज़ का कई सारे मामला चलते हैं, केस चलते हैं, लोग खुदकशियाँ कर लेते हैं, लोग अपने आप को जला लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, या किसी बंदे को जब समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर जगह पे कत्ल भी कर देते हैं। ये भी सिचुएशन होती है। तो इसमें फिर इसलिए जो है जब मेरिट नहीं है तो मेरिट के और फिर डेफिनेटली ऐसे ही लोग अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देते हैं, बेइंसाफ़ी को जन्म देते हैं। फिर इसलिए हर बंदा कोशिश करता है कि मैं जो है यहाँ से निकल जाऊँ, इस गैर मुआशरे से। थोड़ा जो सेंसिबल बंदा है ना वो कहता है कि नहीं ऐसा सोसाइटी रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए लोग देखें जो थोड़ा सेंसिबल है, जिसके पास चार पैसे हैं, उसने या इंग्लैंड की या किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी ली हुई है, वो उधर जाके इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं जी कि
मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं है। और वही बाकी देखें जो आपको निकम्मे लग रहे होते हैं, वही लोग उधर जाके बड़े अच्छे पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनाम जीत रहे हैं, अवार्ड जीत रहे हैं, साइंस के अंदर तरक्कियां कर रहे हैं। और वो एक्चुअली रीज़न क्या है कि वो रीज़न इंसाफ एक सोशल जस्टिस वाले सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं। हालांकि ये जो है वो इस्लामी इक़्तिदार है कि जो इस्लाम एक अमन का दर्स देता है, इस्लाम जस्टिस है, इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, मगर जो है उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो इसलिए आज जो है जुडिशरी जो है, जो अदलिया भी है, वो भी गवर्नमेंट के हाथों में है कि जिसके पास आई पावर है उसके पास फैसले हैं, उसके पास अदलिया है, उसके पास पुलिस है, उसके पास अर्श है। तो जिसके पास नहीं है तो वो फिर जो है वो नहीं है। इसलिए करप्शन, पुअर गवर्नेंस के ऊपर बात होगी, करप्शन पे हम बात कर रहे हैं। करप्शन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके जब तक हम पाकिस्तान बने, करप्शन का जो है वो टॉप पोजीशन में रहा है पाकिस्तान। जो है कि हमेशा किसी बंदे ने अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, उससे जो है वो रिश्वत लेने की कोशिश की गई कि हमें दो। तो जब इस तरीके से होता है तो इंटरनेशनल जो डोनर होते हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उन्होंने ये सिचुएशन देख के कि जी हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि मुल्क को खुशहाल करना चाह रहे हैं। कई सारे इवन के बड़े बड़े अमीर पाकिस्तानी हैं जो बाहर के कंट्री में बैठे हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर जब वो यहाँ पे आते हैं और उनसे जो है लाखों अरबों डॉलर जो हैं मांगे जाते हैं कि एज ए रिश्वत के तौर पे कि अगर ये आपने फैक्ट्री लगानी है, इतने $100 दें, इतने $1000 दें, इतने लाख डॉलर दें। जब ये ऑफर होती है तो वो कहते हैं कि हम बाहर ही अच्छे हैं, कि इधर इवन कि आप देखें ना। और जब यही सोशल नहीं है तो जैसे कराची देखें, हमारी इकॉनमी का जो है 1/3 इकॉनमी कराची में है। कल इतना बड़ा जो हब है, इकॉनमी हब है, तो क्या हुआ कि जब वो बोरियां बंद बंद करके लाशें मारते रहे, किल करते रहे लोगों को, तो कराची खाली हो गया। जितना इन्वेस्टर था, जितना पाकिस्तानी थी, जिसके पास पैसे थे, किसी की मिल थी, वो रोज भत्ते के लिए आ जाती थी पर्ची, कभी कोई ताजर देखने किल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सारे जो हैं वो, जिसके पास चार पैसे थे, कोई जाके बांग्लादेश बैठा है, कोई मलेशिया बैठा है, कोई इंडोनेशिया बैठा है, सारे के सारे, और कोई यूरोप में जाके बैठा है। अब वही जो पाकिस्तानी जिस इधर उसकी फैक्ट्री थी, मिल थी, वे सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, अब वही शायद उसने बेच दी। ठीक है, तो वो मजदूर कितने देखें, कितने लोगों का घर बंद हो जाता है, कितने लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो वो किस वजह से हुए कि जो गैर नाइंसाफी की वजह से। और फिर उसके बाद करप्शन, करप्शन जो है जो इन गवर्नमेंट लोग थे, उन्होंने बड़ा लूटने की कोशिश की। फिर जो है कि जितना पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग में सेंड किया गया, सिर्फ एक बंदे की नहीं है कि एक बंदा कहें कि जी नवाज शरीफ थे जिन्होंने किया, नहीं। ये एक पार्ट थे। इसके अलावा आप देख लें, जब से हमारी गवर्नमेंट जो है चलती आ रही है, इससे पीछे से देखें, कोई हुक्मरान आप ऐसा कहें कि उसने काम किया हो यहाँ पे और उसने मुल्क मुफाद के लिए सीरियस होकर सही तरीके, हर बंदे ने अपनी जो है जायदादें, अपने जो है बाहर के स्विस बैंक जो यहूदियों के, जिनको हम कहते हैं कि हमने मानना ही नहीं है इनको, ये काफर है, उनके ही बैंक भरे। ठीक है, और उनके बैंक भर के और मर जाते हैं और कुछ भी नहीं पता चलता। सेम, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे नहीं, और इसके अलावा जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़े बड़े अदारे नामजद किए कि जिनमें से जो बड़ी पाई जाती है इस वक्त भी करप्शन जो है, उनमें से पुलिस सबसे आगे है। इसके अलावा पावर सेक्टर, जितना ये जो बिजली का, बिजली की हेरा फेरी जितनी होती है, गलत पैसे दे के मीटर चलवाए जाते हैं, चोरी की गैस यूज़ की जाती है, चोरी की बिजली यूज़ की जाती है, विद इन्वॉल्वमेंट विद द जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनके ऑफिशियल्स के साथ, कि जो आप गैस जलाएं, जितनी मर्जी जलाएं, बाद में इतने लाख दे दें, कोई नहीं, मसला हल हो गया। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ज़मीनें हथियाई जाती हैं गरीबों की। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर जो है, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में जो है, आप देखें बड़े बड़े डॉक्टर हैं या बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, वो लाखों अरबों रुपए लगाते हैं जब एंट्री टेस्ट होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिल होते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं जस्ट मेरिट की तबाही करने के लिए, मेरिट को तबाह करने के लिए। जुडिशरी सिस्टम, आज जो लिखें कोई फैसला नहीं होता जब तक लाखों अरबों रुपए जो है, लाखों रुपए न दिए जाएं जजेस को। जब जजेस को दें तो फैसले, कत्ल के भी लोग कत्ल करके दिन दिहाड़े तो आज़ाद हो जाते हैं। हेल्थ, हेल्थ में देखें आज जितना जो, अगर अच्छा इलाज कराना है, जितनी कराने, या तो आपको सिफारिश चाहिए,
तो या पैसा चाहिए कि पैसा लगा दें तो फिर आपका अच्छा इलाज भी हो जाएगा, ना लगाएं तो फिर कुछ है। इस तरह टैक्सेशन और कस्टम के अंदर ये जो है, इनके अंदर बड़ा टैक्स जो इम्पोज होता है और बड़ा सारा पैसा वो अगर जमा किया जाए तो वो कौमी खजाने में जाता है। मगर क्या होता है कि टैक्स के अंदर क्या होता है कि कुछ पैसे दे के तो जान छुड़ा दी जाती है और जो है अल्टीमेटली वो बंदा जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिसने कौमी खजाने में देने हैं वो नहीं जाते। आप दे रहे हैं, अब देखिए ना, आप एक माचिस की डब्बी भी खरीदते हैं ना, तो 2 रुपए की माचिस है तो होते वो आप 1 रुपया ऊपर आप टैक्स देते हैं। अब क्या ख्याल है कि वो सारा का सारा जो टैक्स आपसे लिया जाता है वो आगे कौमी खजाने में जाता है? नहीं दिया जाता। वो कुछ लाख में है, कुछ स्पेसिफिक बंदों को खिला के बाकी अरबों रुपए हड़प लिए जाते हैं। और जब वो हड़प लिए जाते हैं, जब वो कौमी खजाने में नहीं जाता, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त कर्जों पे चल रही है। उसकी रीज़न ये है कि हम देखें 21 करोड़ आबादी है और 21 करोड़ में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स ना पे कर रहा हो। आप खाना लेते हैं, आप ब्रेड लेते हैं, माचिस लेते हैं, कोई शय कह लें कि आप जो ग्रोसरी की खरीद के लाते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है। हर शय पे टैक्स है। जब हर शय पे टैक्स है तो इतना टैक्स जब वो इकट्ठा हो तो फिर वो हम पे लगना भी चाहिए ना। वो हम पे लगता नहीं है, गरीब की फलाह के लिए लगता नहीं है। क्यों? कि जो लोग पैसा ये कलेक्ट हमसे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो जाता है अमीर लोगों के पास, ठीक है। और वो अमीर क्या करते हैं, चंद लाख दे के करोड़ों रुपए बचा लेते हैं, करोड़ों का टैक्स हड़प कर जाते हैं। जब हड़प कर जाते हैं तो वो फिर किसी के काम में नहीं आता, ना आपके काम पे लगता है ना किसी पे लगता है। तो वो जो है एक्चुअली वो भी हमारी गुर्बत में हमें क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन ऑफ लैंड, ये हमने पढ़ लिया था मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म का ये मतलब है कि आज से पहले जितना पीछे जाते हैं तो लोग जो हैं इस्लामी इक़्तिदार पे अमल करते थे, इस्लामी प्रिंसिपल पे अमल करते थे। जिस तरह हमारा इस्लाम जो है दर्स देता है कि एक जो है वो बंदा अगर आपके पड़ोस में सो जाता है, भूखा सो जाता है, तो वो आपसे कल को सवाल होगा। तो ये इस तरीके से जो है इतनी सारी ममानत हैं, इतनी सारी हमदर्दियाँ जताई। आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा बैठे कि ये तो मुझे तो डर है कि ये किसको ना इनको ना सहाबा कराम तो ये समझ बैठे कि जी ये तो पड़ोसियों को दे दिया जाएगा, जायदाद में भी हिस्से का मालक करार दिया दिया जाएगा। मगर ये जो है इतने हकूक रखे हैं कि आपके गिरदोनुमा में लोग रहते हैं, उनमें से अमीर लोग हैं कि वही अगर अपना सदका ज़कात निकालना शुरू कर दें, ज़कात ही निकालना शुरू कर दें, सदके ना निकालें, तो कोई बंदा जो है वो गरीब ना रहे। मगर आज मसला ये है कि हर बंदा जो है वो जो है वो बैंक बैलेंस अपने स्टेटस अच्छा से अच्छा जो है जो पीए जो मेंटेन करने में लगा है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे के अंदर कोई गरीब लोग भी रहते हैं और उनका रिज़्क भी मुझे दिया जाता है। अल्लाह की ज़ात है ना, आपको रिज़्क देती है, तो उस रिज़्क में फिर कई सारे गरीबों को, अमीरों को जो रिज़्क दिया जाता है वो गरीबों का भी हिस्सा उसमें दिया जाता है। कि जब वो अल्लाह की राह में दिया जाता है तो फिर अल्लाह और बड़ा आके और ज़्यादा देता है। तो इसलिए जो है वो आज वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया, इस्लामी प्रिंसिपल जो ख़त्म हो गए। लोग जक़ात तक नहीं देते, जो लोग ज़कात तक नहीं देते और जो है फिर गरीबों का हक मारा जाता है किसी। तो इसलिए फिर जो है जो गरीब बंदा है वो सिसकता ही रहता है और जो अमीर है वो अपने खजाने बढ़ाने के चक्करों में और मार्केट करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है और अल्टीमेटली जो है वो दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। तो मटीरियलिज्म जो है, इससे पहले देखें लोग जो है ख्याल करते थे अपने गली मोहल्ले में कोई गरीब है उसका ख्याल करते, हर लिहाज से किसी की बच्ची की शादी करा देते थे, किसी के गरीब होता उसका जो है उसका कोई मंथली उसका कुछ लगा देते कि जी आपको इतने हम पैसे देंगे। कोई किसी को वो गंदम दे देते, कोई शायद जो भी उसके इस्तेमाल की चीज़ होती लोग उसको दे देते, किसी का कोई कर्ज है वो कर्ज अदा करने की कोशिश की जाती। तो आजकल ये चीज़ें सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ ये देखा जाता है कि कितना गरीब है और कितना काबिल नफरत ये है। तो वो नफरत और उस गरीबी में जो है एक्चुअली जो है हमारा अमीर तबका भी शामिल है कि जब वही अमीर तबका जो है उनको ये सोच के कि उसको कुछ थोड़ा सा कोई रोजगार लगा दे कि यार ये एक बंदा हमारी गली में फारग फिर रहा है, गरीब है, इसके घर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मैं इसको कोई थोड़ी सी छोटी सी दुकान बना दूँ, किसी फैक्ट्री में लगवा दूँ या किसी काम पे छोटा सा रोजगार में अपने से पैसे दे के इसको लगा दूँ, तो चलें इसकी पूरी फैमिली जो है वो एक अच्छी कंडीशन में आ सकती है कि वो छोटा सा कारोबार कर सके। मगर
ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। लार्ज स्केल इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स के ऊपर बात उस दिन हम बड़ी लंबी चौड़ी की थी कि हमारी इम्पोर्ट्स कम ज़्यादा हो गई हैं, जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं और जो चीज़ें बेच रहे हैं वो ना होने के बराबर है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आज जो है हमने किसी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री की बिजली महंगी कर दी, जो है टैक्स इतने लगा दिए और फिर टैक्स वो रिसीव भी नहीं किए जाते, प्रॉपर खजाने में जाते भी नहीं। और इतने करने के बावजूद हर क्या दफ़ा क्या होता है कि वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं या तनख्वाहदार उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है, और वो जो चोर हैं अरबों रुपए हर साल टैक्स खा जाते हैं अवाम का, वो जो हैं उन वो चंद लाख दे के वो बच जाते हैं, वो साइड पे वो चोरी जो है वो करके। तो वो जो इस तरह के लोग हैं उससे क्या होता है कि ना तो कौमी खजाने में पैसा आता है, फिर ये है कि जब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ज़कात दे रहे हैं या जो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उनके ऊपर और बोझ डाल दिया जाता है। जब ये डाल दिया जाता है तो इंडस्ट्री आपकी तबाह होकर रह गई है। इवन कि आज जो हमें काटन जो है, काटन का मुल्क है, काटन हम कहते हैं जी बड़ा प्रोड्यूसर है, और उसके बावजूद हमें बाहर की कंट्री से काटन इंपोर्ट करनी पड़ती है लोकल जो कपड़े की प्रोडक्शन पूरी करने के लिए। और जो है बाज़ औक़ात जो है हमारे पास जो है वो प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है जिसके लिए हम कमोडिटी को राइट सेल कर देते हैं और वो औने पौने दामों में बेच के वही आगे चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया हमसे खरीद के तो अरबों रुपए में उसके आगे प्रोसेसिंग करके, जैसे किन्नू है, किन्नू हमसे सारे अरब कंट्री खरीदते हैं और इन्हीं अरब कंट्री में जाके सिट्रस की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और वो सिट्रस की फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, उनसे आगे जूस बना के, जेलीज बना के, मार्मलेट बना के, जैम्स बना के वो पूरी दुनिया में सेल करते हैं और हम सिर्फ औने पौने दामों में किन्नू बेच देते हैं। अगर हमारे ही वो यहाँ पे ऐसी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हों जिनमें हम खुद जूस बना के, जैम बना के, जेलीज बना के और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फाइन प्रोडक्ट्स बना के हम पूरी दुनिया को हम खुद सेल कर सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड एंड ऑर्डर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज वो सिचुएशन है कि जिसके पास पैसा है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, कानून उसका ताबे है, गुलाम बना हुआ है, और जिसके पास नहीं है तो वो जो है, जब ये सिचुएशन है तो फिर आप देखें ये जो हैं जिसका जब दिल करता है किसी की कदर वगालत कर देता है, टेररिस्ट अटैक हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उससे हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है, क्योंकि जो आपकी स्टॉक मार्केट चलती है वो मुल्क में स्टेबिलिटी की बुनियाद है कि जितनी स्टेबिलिटी डेली बेसिस पे ज़्यादा होती है उसमें कारोबार डेली बेसिस पे ज़्यादा होता है। और जिस दिन अनसर्टन कंडीशन हो, पता है कि आज कुछ होने वाला है, तो उसी दिन मार्केट क्रैश हो जाती है। आप नहीं तो डेली आप न्यूज़पेपर देख लें, जिस दिन कोई सिचुएशन अनस्टेबल होती है उस दिन मार्केट क्रैश जो है आपकी जो है स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है, लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन में। ठीक है, तो वो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फ्लक्चुएटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये है कि दुनिया बड़े सारे करती भी है, फिर उनको आगे इंसेंटिव नहीं मिलते। बाहर के जो लोग हैं इस वक्त बाहर अरबों लोग पाकिस्तानी बैठे हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में लगाएं, अपनी फैमिलीज़ के पास हों, यहाँ पे हम अपने लोगों को रोज़गार दें, मगर उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलते, उल्टा उनको धमकाया जाता है। और फिर अगर जैसे तरह मैंने कराची की एग्जांपल दी, ऐसे लोगों में कोई लगा ले गलती से तो वो फिर उस पर उन्हें पता नहीं होता कि चले ये गवर्नमेंट है आई, ये ठीक है, अगली गवर्नमेंट कहीं बदमाश ना आ जाए। बदमाश आ गई मतलब क्या है कि ये तो हमसे बदला लेने शुरू कर देंगे, हमें कत्ल गारत करना शुरू कर देंगे। तो जब सेफ्टी नहीं होगी एक इन्वेस्टर को मिलेगी तो डेफिनेटली फिर वो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जो है वो अ, लोग जो हैं वो बाहर से रिलेक्टेड हैं कि वो इधर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ कारोबार शुरू करें, क्योंकि जो भी बाहर से आएगा डेफिनेटली इधर कोई इंडस्ट्री लगाएगा। जब इंडस्ट्री लगाएगा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों की फैमिली की इनकम ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ हम उस पे फोकस नहीं कर रहे। इवन कि हर साल देखें वो इन्वेस्टमेंट कम होती जाए, जो लोग अवेलेबल भी मौजूद भी हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली अपनी समेट रहे हैं। तो वो जो है उनको इंसेंटिव देने चाहिए और उनके कारोबार को सिक्योरिटी देनी चाहिए। उनकी कारोबार को जो है वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट बदले, कोई नवी गवर्नमेंट आए, उनको जो है वो बदलनी चाहिए। दूसरा ये है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ये है कि आज जो है गवर्नमेंट से अदारे चल नहीं रहे, जैसे स्टील मिल, पीआईए, रेलवे,
तो वो क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट उनको बेचती है, सेल आउट करती है, प्राइवेट अदारों को देती है कि आप ले लें जी, शेयर खरीद लें हमसे। और जब शेयर खरीदे जाते हैं तो वही खिदमात जो सस्ते पैसों में मिलती थी, वो ही फिर बड़े महंगे जो हैं आपको खरीदनी पड़ती हैं, वही सर्विसेज जो वो अदारे कर रहे हैं कि आज रेलवे बेच दें तो क्या होगा रेलवे, मगर यह है कि वो उधर काबुल लोग बैठाए जाएं ताकि वो उसी अदारे को एक प्रॉफिटेबल अदारा बनाएं। जैसे रेलवे अगर इधर काबुल लोग बनाए जाएं, प्रॉपर ऑडिट हो, पूरा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो जितने ट्रेनों में लोग सफ़र करते हैं ना, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होनी चाहिए। मगर इसके बावजूद हर साल करोड़ों लाखों अरबों का नुकसान जो है नुकसान हो जाता है। ठीक है, पीआई हमारा जितना यूज़ करते हैं, मगर उसके बाद हम नुकसान हो जाते हैं। तो वो नुकसान क्या होता है कि यही लोग खा पी जाते हैं, प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो जो जिनके पास इख्तियार है, जो ऊपर साहब इक़्तिदार हैं, वो उनको इलीगली गैर तरीके से वो उसी को खाते हैं, उसी को ज़ाया करते हैं और कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को फांसी लगा देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो फांसी लगा दें, जब एक दो को लटकाएंगे नेक्स्ट टाइम वहां पे कोई बुरा काम नहीं करेगा, और वो ही आपका अदारा जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा, और वो ही जो उससे सर्विसेज आवाम को मिल रही हैं वो सस्ती मिलेंगी, आवाम के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा मॉरल कल्चर, डिसऑनेस्टी है, सोशल डिस, हर बंदा दूसरे को दाव लगाने के लिए बैठा हो कि किस तरीके से दूसरे को दगा दे के धोखा दे के उससे पैसा। एक दुकानदार ले तो वो ग्राहक को चूना लगाने पे बैठा हुआ है, जो एक ग्राहक को देखे कस्टमर को, तो वो कहता है मैं किस तरीके से जो मेरा आगे कस्टमर है मैं उसको धोखा दे दूं। इस तरीके से डिसऑनेस्टी, मॉरल कल्चर ही खराब हो गया। जब हमारे अंदर एक ऑनेस्टी आएगी, एक इस्लामी इक़्तिदार के इस कौम को दोबारा लाया जाएगा, हमारे नबी की और जो है कुरान पाक ने पूरा लाया अमल दिया है कि अगर उन पे लोगों को लाया जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा सोसाइटी ठीक होगा, और जो गुर्बत कम होगी, लोग ज़कात देना लग जाएंगे, लोग एक दूसरे का ख्याल करना शुरू कर देंगे, सदका खैरात करना शुरू कर देंगे, लोगों के कारोबार शुरू करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो दोबारा से ये कंट्री जो है वो खड़ा हो सकता है। इस दुनिया में मिसाल देखें ना, हमसे तो छोटा सा कंट्री चाइना देखें, 1.5 अरब आबादी है, और उसके बावजूद वो इस वक्त दुनिया की टॉप पावर है। कि ये नहीं है कि वो लोगों को फीड करवाते हैं, अच्छा फीड करवाते हैं, और वो सारे लोग गरीब नहीं है। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरे नारे लगाना शुरू कर देती है, दूसरे जो फारग बैठे होते हैं वो कहते हैं अब किस तरह गवर्नमेंट गिर जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये 1947 से यही चक्कर चलता है, कोई गवर्नमेंट अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर रही, कोई जो है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो आपके लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन कंट्री के अंदर ठीक नहीं होती। जब लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन नहीं होती तो फिर इन्वेस्टर के लिए जो बाहर से आके यहाँ पे पैसा लगाता है उसके लिए सेफ्टी नहीं होती। तो जब सेफ्टी नहीं मिलती तो वो पैसा कोई लाता ही नहीं है यहाँ पे कोई लगा, इवन कि पाकिस्तानी भी लाना चाहते तो बाहर से कोई और काम ला के लगाएगा हमारे। तो जब ये सिचुएशन होगी, तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट आएगी तो अगले को नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या होगा। अब चाइना है या और मुल्क हैं जैसे इंडिया है, कोई गवर्नमेंट आए कोई जाए, उन्हें इन्वेस्टमेंट की फिक्र ही नहीं है। वो यूएसए, चाइना, इवन कि चाइना और इंडिया में आपस में दुश्मनी है, मगर इसके बावजूद बड़ी सारी चाइनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जितनी कितनी कितनी टॉप क्वालिटी आईटी इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री, पता नहीं क्या क्या इंडस्ट्री वहाँ पे लगी हुई है। और क्यों? तो वो कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट आए, कौमी जनरल, हमने इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इन लोगों के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जब तहफ़्फ़ुज़ देंगे ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हमारे लोगों का सोशल स्टेटस ठीक होगा, इनकम ठीक होगी। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमें करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा जो है इसके पॉसिबल जो है वो कुछ इसकी रेमेडीज़ भी हैं जो पॉसिबली जो इलाज हो सकते हैं अगर ये काम कर लिए जाएँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रमोट किया जाए, हमारे जो लोकल रॉ प्रोडक्ट हैं उनको फाइन प्रोडक्ट बना के, बाई प्रोडक्ट्स बना के उनको अगर दुनिया में सेल किया जाए, ना कि रॉ प्रोडक्ट बेचे जाए। इस तरह एग्रीकल्चरल को जो है हमें मॉडर्न बेसिस के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर लेके आना होगा कि आज वो जो है, ताकि हम ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा फूड पैदा कर सकें विद लेस स्पेस। ठीक है। इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, जब जस्टिस और इक्वालिटी हो जाए, मेरिट की बात हो जाए, तो मैं कहता हूँ बड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। लोग, गरीब बंदा गरीब नहीं रहेगा फिर इंशाल्लाह।
इसके अलावा जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हर अदारे के लिए, हर इलाके के लिए, हर डिवीजन के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की, ताकि हर इलाका, हर कंट्री, हर शहर जो है वो उसको इक्वल मौके हों कि वो तरक्की कर सके। ये नहीं है कि लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर तरक्की करेगा, बाकी पूरा पंजाब जो है वो इंडिया का पार्ट है, ऐसा नहीं है। मेरिट शुड बी द अपहोल्ड स्ट्रेटजी इन ऑल वर्क ऑफ लाइफ, हर शोबे में मेरिट होना चाहिए। मेरिट होगा तो मैं कहता हूँ जो पढ़ लिखा लोग है वो कभी फारग नहीं बैठेगा, बददियानत लोग नहीं आएंगे, सिर्फ ईमानदार लोग, काबिल लोग आएंगे जब मेरिट होगा। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, कि डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी है ना, कि गरीब को तो आज हर जगह पे मौजूद है, हर पोजीशन पे मौजूद है, और जो गरीब बंदा है पढ़ लिख के भी तो वो साइड पे ही बैठा है। तो वो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हर बंदे के लिए इक्वल चांस होगा कि वो तरक्की कर सके। कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन, ये महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। जब महंगाई कंट्रोल करेगी, लोगों की कुव्वत खरीद कम नहीं होगी, लोग गरीब से गरीब तर नहीं होंगे। जैसे डॉलर है ना, डॉलर को खुला छोड़ दिया है जैसे मौजूदा गवर्नमेंट ने, और एक साल से दूसरे साल का लगाएं तो महंगाई डबल हो जाती है, और गरीब की इनकम तो वही है ना, वो तो उसकी तो वो परचेजिंग पावर कम हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट किया जाए ताकि उनको अतमाद दिया जाए कि इधर आपकी जो पैसा लगाएंगे वो सेफ होगा। इसके अलावा गिविंग मोर फिजिबिलिटीज एंड कंसेशन टू द फॉरेन इन्वेस्टर को कंसेशन दी जाए, इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो पैसा आके लगाएं यहाँ पे। एक्सट्रीमिज्म का खत्मा किया जाए, फ्यूडलिज्म का, कि जो ज़मीनें जायदादें हथियार के बैठे हुए हैं पूरी सरकारी ज़मीनें, उनको उस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा मोर एंड मोर टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू गेट पीपल वेल स्किल्ड, लोगों को वेल स्किल्ड बनाया जाए, ऐसे अदारे हों जहाँ पे लोगों को टेक्निकल स्किल दी जाए और फिर ऐसे लोगों को बाहर भेजा जाए और वो जाके वहाँ कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रीविलेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर पे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम फ़रोग देंगे तो हमारे लोग टेक्निकल होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, स्किल्ड बेस्ड होंगे। तो ऐसा स्किल्ड बेस्ड कुछ भी नहीं करे तो वो अपना खुद कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे जॉब्स हों वहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे जॉब्स किया जाए, कि जो बंदा काबिल है वहाँ पे लाया जाए। जब काबिल लोग किसी भी जगह पे आएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। अगर सिफारशी पैसे वाले दे के आएंगे तो वो फिर पैसा कमाने की सोचेंगे, गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अमंग पीनेट्स, कि जो फारग ज़मीनें पड़ी हुई हैं लोकल प्लेसेस पे या डिफरेंट अदारों में, वो उधर के मुकामी लोगों को दी जाए ताकि लोग उनको आबाद करें, वहाँ पे अपनी फसलें लगाएं और वो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर एक बेनिफिशियल रोल अदा करें। तो ये इसमें सबसे बड़ा रोल है लीडरशिप का, कि लीडरशिप को है वो ठीक हो, फिर उसके बाद उसकी पॉलिसीज़ को अवामी मसाइल देखते हुए बनाई जाएँ, तो इंशाल्लाह जो है इसके बाद ये सारे जो दूसरी सोल्यूशन है इनको अपनाया जाए तो मसला हल हो सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इसमें कोई बात है तो फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू जी। ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ग्रुप में, सॉरी।